हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए समय अब आपके पास जो है कम ही बचा है, क्योंकि आपको पता है अगस्त में एग्ज़ाम होना है, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छे से लग जाइए। सभी छात्र MPPET की तैयारी करना चाहते हैं, भाई इस समय कहीं ना कहीं कोचिंग्स के लिए जा चुके होंगे या अपनी सेल्फ स्टडी में लग चुके होंगे। यदि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको याद रखना होगा, जैसे मोबाइल से दूरी बनाए रखें, अपने टाइम टेबल से पढ़ें, चीज़ों में कम उलझें, आलतू फालतू चीज़ों से बचें और अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस रखें। बाहर जाने वाले छात्रों से भी कहना चाहूँगा, जो बाहर जाके कोचिंग्स कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर आप रह रहे हैं, मन बहुत ज़्यादा भटकता है बाहर जा कर के नई नई चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने मन को काबू में रखें और आप जिस काम के लिए गए, जो आपका उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए अपना 100% लगा दें। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय आपको ख़राब नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। जिन छात्रों ने हमसे नोट्स लिए हैं उनको मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कई दिनों से कि नोट्स तो लिए हैं, उनको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। देखिए, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार का मतलब है कोई भी चीज़ हो 4 से 5 बार यदि वो पढ़ी नहीं गई तो वो पूरी तरीके से याद नहीं होती है। 4 से 5 बार यदि आपने उसको पढ़ लिया है, आपको पता है नोट्स ज़्यादा नहीं हैं, क्रैश कोर्स नोट्स हैं, और उनको यदि बच्चा चाहे तो पूरा रिवीजन 1 मंथ में कम्प्लीटली अच्छे से कर सकता है। ठीक है? पढ़ने में समय लगता है, बट जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो उनको बार बार पढ़ें। ठीक है? तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो उनका एक ही तरीका है सेल्फ स्टडी वाले छात्रों के लिए कि उनको बार बार पढ़ें। ठीक है? वो एक बात है, आपको पता होगा कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ठीक है ना? तो चीज़ को बार बार अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो आपको पता है वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप इसको अंत तक देखेंगे तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से आते हैं, खरपतवारों से संबंधित। आपको पता ही है फसल उत्पादन में, और पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा हम लेकर आए हैं। ठीक है? वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर उसको अगर आप लोग समय देते हैं तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक आज ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? तो टॉपिक को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। 4 से 5 नंबर आपको पक्का करना है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है? चलो, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करती, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। दोस्तों, वे सभी पौधे जो बिना बुआई के खेत में उगाते हैं एवं फसलों के साथ स्थान, नमी, पोषक तत्व एवं प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वही खरपतवार कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, खरपतवार एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपकी फसल होती है तो फसल में फालतू का अनवांटेड प्लांट, अवांछित पौधे जो उग आते हैं और उगने के बाद अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं दोस्तों? पोषक तत्व खींच लेते हैं, पानी खींच लेते हैं और उनको बढ़ने नहीं देते फसलों को। तो ये आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं, वही आपके खरपतवार या बीन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कि बिना बुआई उगते, इनको किसान बोता नहीं है दोस्तों, ये बिना बुआई के आपके खेत में उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खरपतवार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, भारत में खरपतवारों से लगभग 25% तक हानि होती है। कितने परसेंट तक? 25% तक हानि होती है। अधिकतर खरपतवारों से 45% तक हानि हो सकती है दोस्तों। कीटों से 30% और रोगों से 20%। ये परसेंट जरूर आप लोग याद रखना, क्योंकि कई बार आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन में ये पूछ लिया गया है कि बताइए खरपतवारों से भारत में कितने प्रतिशत हानि होती है, तो 25%। ठीक है ना? बाकी कीटों का भी रखना याद, और आप रोगों का सारे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया खरपतवार क्या होता है और कितने परसेंट इनसे हानियाँ हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं खरपतवारों की विशेषताओं की, द प्रॉपर्टीज ऑफ बीड। दोस्तों, खरपतवारों का पहला जो विशेषता है, खरपतवारों का अंकुरण एवं पुष्पन
बड़ी तेज़ी से होता है तथा बीज भी बहुत अधिक बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, खरपतवारों की विशेषता है कि उनका जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और उनमें फूल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं तथा दोस्तों उनमें बीज भी बहुत अधिक बनते हैं। खरपतवार फसलों की अपेक्षा तो बहुत अधिक उनमें बीजों की रहती है। जैसे मैंने इसमें बताया है दोस्तों, अमरैंथस, अमरैंथस एक खरपतवार होता है जिसमें 1,96,000 बीज तक मिलते हैं। कितने दोस्तों? 1,96,000 तक बीज आपको मिल जाते हैं। जंगली पालक, मतलब एक पौधे की बात कर रहे हैं दोस्तों, जंगली पालक, जंगली पालक में दोस्तों 1,93,000 बीज होते हैं। बथुआ, बथुआ में ही जनरली आपने देखा होगा, बथुआ में ही दोस्तों लगभग 72,000 बीज, 72,000 से लगभग 76,000 बीज आपके बथुआ में पाए जाते हैं। पत्थर चटा दोस्तों, पत्थर चटा में भी 52,000 बीज होते हैं एक पौधे में। मोथा, मोथा में भी दोस्तों 820 बीज होते हैं। और दूब घास, दूब घास में 117 दोस्तों। तो ये जो मात्रा है ना बीजों की, एक पौधे की है और एक पौधे में इतने इतने बीजों की मात्रा पाई जाती है। दूसरा दोस्तों, इनमें वजन भी बहुत कम होता है, कोई वजन नहीं होता, बिल्कुल ये ना के बराबर इनमें वजन होता है आपके इनकी बीजों में। दोस्तों इनको याद रखना आपको कि कितने बीज होते हैं, चूँकि कई बार आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए बथुआ में एक पौधे में कितने बीजों की संख्या होती है। तो ध्यान रखें, आप मैंने सभी आपको बता दी है। जैसे 72,000 होती है बथुओं में। दूसरों खरपतवारों, दूसरी जो विशेषता है, खरपतवारों के बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक समय तक बनी रहती है, जैसे हिरणखुरी की 50 वर्ष और बथुआ की 40 वर्ष। दोस्तों बिल्कुल, जो खरपतवार होते हैं ना, इनकी बीजों की अंकुरण क्षमता भी अधिक समय तक रहती है। जैसे हम फसल की बात करें दोस्तों, फसल की तो अंकुरण क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि अगर हम सोयाबीन या कोई भी चना जैसे 1-2 साल 3 साल तक रख देते हैं, उसके बाद अगर उनकी बुवाई करते हैं तो उनका अंकुरण होता ही नहीं है। जबकि आपके जो खरपतवार होते हैं दोस्तों 40 से 50 वर्ष तक भी रखे रहे ना, तो उनके बीजों का अंकुरण बाद में भी हो जाता है। तो इतना इनकी कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है आपकी बीजों की अंकुरण की। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों, हिरणखुरी की 50 वर्ष और बथुआ की। दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए बथुआ की अंकुरण क्षमता कितनी होती है। ध्यान रखें 40 वर्ष तक इसकी अंकुरण क्षमता बनी रहती है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट विशेषता की। दोस्तों इनके उपयोगों की बात कर लेते हैं हम। यूज़ ऑफ बीट, खरपतवारों के उपयोग बताइए। दोस्तों खरपतवारों के जो उपयोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हरी खाद, दोस्तों ग्रीन मैन्योर के रूप में भी हम खरपतवारों का उपयोग करते हैं। हरी खाद के रूप में, हरी खाद क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले बता चुका हूँ आपके लास्ट वीडियो में। दोस्तों सेंजी, केसारी, जबासा, छुईमुई, ये खरपतवारों के नाम हैं। इनसे दोस्तों हरी खाद भी बनाई जाती है। आपको इनको खेत में उग रहे हों जैसे, तो इनको फूल की अवस्था पर खेत जोत देते हैं और जोतने के बाद ये सड़ करके हरी खाद का रूप ले लेते हैं, तो इन्हें हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है सब्जी के रूप में या वेजिटेबल्स के रूप में। दोस्तों बथुआ और चौलाई ये दोनों खरपतवार हैं, इनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इनकी सब्जी भाजी बनाई जाती है जनरली, तो इसलिए कह सकते हैं खाने के रूप में इनमें वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा है पशु चारा यानी फूडर। दोस्तों फूडर के रूप में या पशु चारा के रूप में भी खरपतवारों को उपयोग किया जाता है। जैसे दूब घास है, बर्रू घास है, बथुआ है, मोथा है, ये सभी खरपतवारों का पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको उदाहरण इनके जो है ना वो विशेष याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा खरपतवार का उपयोग चारे के रूप में करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इनका हम चारे के रूप में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मृदा कटाव, बिल्कुल दोस्तों मृदा कटाव को रोकने वाले खरपतवार भूमि को बहने से रोकते हैं, पानी से और आप कह सकते हैं हवा से। तो दोस्तों कांस है, दूब घास है, हिरणखुरी है, दोस्तों ये खरपतवार मृदा कटाव को बचाते हैं, रोकते हैं मिट्टी को कटने से। ठीक है ना दोस्तों। तो कांस है या दूब घास है दोस्तों, ये क्या करते हैं, आपके मिट्टी को इनकी जड़ पकड़े रहती हैं। जब इनकी जड़ मिट्टी को अच्छी तरह पकड़े रहती हैं तो मृदा कटाव नहीं होता है। औषधि के रूप में दोस्तों मेडिसिनल, पुदीना है, धतूरा है, गोखरू है, दोस्तों इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जल शुद्धिकरण, दोस्तों वाटर प्योरिफिकेशन में आपकी जलकुंभी, ये आपका जीता जागता उदाहरण है जलकुंभी का। दोस्तों ये जलकुंभी जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको जल का शुद्ध करती है, जल को क्या करती है, ये शुद्ध करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका
पीएच कम करना। पीएच तो आप जानते हो दोस्तों, अगर 7 जो पीएच होता है जनरल बोला जाए तो 7 पीएच उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इससे कम पीएच एसिडिक होता है और इससे अधिक पीएच होता है तो आपकी जो भूमि होती है ना वो क्षारीय हो सकती है और आपकी लवणीय हो सकती है। तो दोस्तों भूमि की आपके पीएच कम करने के लिए सत्यानाशी खरपतवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सत्यानाशी खरपतवार पीएच को कम कर देता है क्योंकि इसकी जड़ों से एक लिक्विड निकलता है जो कि पीएच को कम कर देता है। दोस्तों 8वां है सजावटी रूप में। सजावटी कह सकते हैं, सजावट भी कह सकते हैं दोस्तों। लेंटाना कैमरा और जलकंबी, ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जिनका उपयोग जनरली सजावट के लिए करते हैं, क्योंकि जो आपका लेंटाना कैमरा है दोस्तों इसमें बहुत ही सुंदर वाले फूल लगते हैं जो कि शोभा बढ़ाते हैं। जनरली कहीं भी लगे हों, उद्यान में हो या कहीं भी आपने लगा रखे हो इसलिए। जलकुंभी तो आपको पता है पानी में लगता है, वाटर में होता है, तो वहाँ पर भी ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आर्थिक में दोस्तों इकोनॉमिक, जैसे कॉफ़ी आपकी कासनी की जड़ों से कॉफ़ी बनाई जाती है। कॉफ़ी तो आपने पी होगी जनरली, पीने वाली कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी की फसल अलग होती है लेकिन कासनी के बीजों से भी कॉफ़ी बनाई जा सकती है। उसी प्रकार का स्वाद होता है, उसी प्रकार का कह सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें। तो कॉफ़ी आपकी कासनी की जड़ से। अगरबत्ती दोस्तों, अगरबत्ती मोथा की जड़ से दोस्तों इत्र भी प्राप्त होता है, जनरली ध्यान रखें। और मोथा जो होता है दोस्तों अगरबत्ती भी बनाने में काम आता है। इसकी खुशबू जो अगरबत्ती में आपको मिल जाती है। मकान की छत कांस से, बिल्कुल दोस्तों, कांस जो खरपतवार होता है आपने देखा होगा छप्पर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कि ऊपर से जैसे आपके लकड़ी के आपने देखा होगा गाँव में छप्पर ऊपर से कांस का चढ़ा देते हैं जिससे उसमें पानी नहीं जाता है। धार्मिक महत्व में दूब घास, बिल्कुल दोस्तों, आपने कोई भी पूजन होता है तो वहाँ पर दूब घास का बहुत अधिक महत्व होता है, दूब घास का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, ध्यान रखना, आपका डायरेक्टरेट बीड रिसर्च, ये कहाँ पर है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, विशेष याद रखना। और दोस्तों खरपतवार विज्ञान के जनक, खरपतवार वीड साइंस के जो फादर हैं वो जैथरो टोल नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। कौन है? जैथरो टोल, इन्हें खरपतवार विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों जैथरो टोल के द्वारा एक बुक लिखी गई है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, विशेष याद रखना। वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि खरपतवार विज्ञान के पिता हैं जैथरो टोल, इन्होंने इस बुक को लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीड, खरपतवारों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों वर्गीकरण आपका बहुत अच्छा है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा 12th में, अगर आप आगे पढ़ रहे हो 11th में भी पढ़ते हैं हम इसको, आगे भी कंपटीशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। सबसे पहले बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर, यानी पत्तियों की संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दोस्तों बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर, तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं आपके पत्तियों की संरचना के आधार पर। पहले हैं दोस्तों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट हैं, विशेष हैं, इनको आप विशेषकर याद रखना है। जैसे आपका बथुआ है, हिरणखुरी है, जंगली गाजर है, जंगली जूट है, गोखरू है, मकोए है। दोस्तों ये सभी खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। दूसरे दोस्तों बी नंबर पे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। दोस्तों वे खरपतवार जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं? सकरी होती हैं, नैरो होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे दूब घास आपने देखा ही होगा, मोथा है, कांस है, जंगली जई, गेहूं का मामा। दोस्तों गेहूं के मामा को बहुत अधिक प्रकार के नामों से जाना जाता है। इसे गेहूं सा के नाम से जानते हैं, इसे गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका बॉटनिकल नाम याद भी रखना, फेलेरिस माइनर। दोस्तों बॉटनिकल नेम की बात आई तो मैं आपको बता देता हूं, सभी खरपतवारों के वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम मैं आपको फैमिली सहित, उनके परिवार सहित एक दिन आपका पूरा वीडियो उस पर बनाऊंगा, तो आप चिंता ना करें दोस्तों। बॉटनिकल नेमों की, सभी खरपतवारों के बॉटनिकल नेम आगे हम पढ़ें, क्योंकि कई बॉटनिकल नेम आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके वर्गीकरण की। दोस्तों नेक्स्ट है ऋतु के आधार पर, बेस्ड ऑन सीजन्स। दोस्तों सीजन के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खरीफ के खरपतवार। दोस्तों बीट्स ऑफ खरीफ, खरीफ के जो खरपतवार हैं, जैसे खरीफ में जो खरपतवार उगते हैं वो खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। खरीफ की सीज़न में जो खरपतवार उगते हैं, जैसे जंगली धान, ये धान में ही उगता है, हजार दाना है, मकोई है, जंगली जूट है, बड़ी दुधी है, मौथा है, हुलहुल,
दोस्तों ये सभी खरपतवार आपके खरीफ के सीज़न में या खरीफ की फसलों के साथ ये आपके खरपतवार उगते हैं। दूसरे दोस्तों रबी के खरपतवार। दोस्तों वे खरपतवार जो रबी के सीज़न में उगते हैं या रबी की फसलों के साथ उगते हैं, जैसे गेहूं का मामा, ये गेहूं के साथ उगता है। मैंने इसके नाम बता दें आपको, गुल्ली डंडा, फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्याजी, सेंजी, हिरनखुरी, मुनमुना, चटरी मटरी, बथुआ, ये सभी खरपतवार दोस्तों रबी के खरपतवार हैं। कौन से सीजन के हैं? रबी के खरपतवार। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों तो चिंता ना करें आप लोग, इन सभी के इंग्लिश नेम मैं आपको एक दिन वीडियो के साथ लाऊंगा, जिस दिन बॉटनिकल नेम होंगे साथ में इनके इंग्लिश नेम भी आपको बता दूंगा। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, बस आप पढ़ते रहें। सी नंबर पर है दोस्तों जायद के खरपतवार। जायद के जो बीट्स हैं दोस्तों, जैसे सत्यानाशी है, पोर्चुलाका है, दोस्तों ये सभी आपके जायद के खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ऋतु के आधार पर इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप ध्यान रखें। पूछा ले जाता है बताइए आपका प्याजी किस सीजन का खरपतवार है, तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है। अब बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वर्गीकरण की। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल की हम बात करें तो दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। बिल्कुल दोस्तों, 1 वर्षीय खरपतवार यानी एनुअल बीड, वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। दोस्तों इसमें सभी रबी के खरपतवार, जायद के एवं खरीफ के तीनों सीजन के खरपतवार आ जाते हैं। आपको पता होगा जो रबी, खरीफ एवं जायद है, 2-3-3, 4-4 महीने के सीजन होते हैं दोस्तों, 4-4 महीने से ज़्यादा के सीजन नहीं होते। अभी एक तो 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 वर्षीय खरपतवार की बात कर रहे हैं, तो आपको तीनों सीजन के इसमें खरपतवार आ जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल में बथुआ है, सत्यानाशी, पोर्चुलाका, गेहूं का मामा, जंगली धान, ये सभी खरपतवार आपके 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। दोस्तों 2 वर्षीय खरपतवार, वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष का होता है, 2 साल जीते हैं, मतलब 1 साल तो वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं एवं दूसरे वर्ष फल एवं फूलों को जन्म देते हैं या निकालते हैं। जैसे बेनियल ब्रूट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। एग्जाम्पल में विशेष याद रखना दोस्तों, जंगली गाजर है, जंगली मोथा है, जंगली जई है, ये सभी खरपतवार दोस्तों 2 वर्षीय खरपतवार होते हैं। सी नंबर पर दोस्तों बहुवर्षीय खरपतवार यानी पेरेनियल बीट्स। दोस्तों पेरेनियल बीट्स कौन से होते हैं? जैसे जो आपके 2 से अधिक वर्ष जो जीवित रहते हैं, 2 से अधिक वर्ष का इनका जीवन काल होता है, वह बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। बहु मतलब दोस्तों होता है बहुत। दोस्तों जैसे दूब घास है, झरबेरी है, बेसरम है, आक है, ये सभी दोस्तों खरपतवार आपके बहुवर्षीय खरपतवार या पेरेनियल्स बीट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में और फसल संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ बीट एंड क्रॉप। सबसे पहले नकलची खरपतवार, दोस्तों इसको मिमिक्री बीट कहते हैं। यह खरपतवार बाहरी रूप से फसलों से मिलते जुलते होते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। जब इनको पहचानना मुश्किल होता है तो इन्हें नकलची खरपतवार या मिमिक्री बीट कहते हैं। दोस्तों जैसे गेहूं के साथ गेहूं का मामा, गेहूं के साथ गेहूं की फसल के साथ अगर गेहूं का मामा उगाता है तो उसको नकलची खरपतवार कहते हैं। दोस्तों गेहूं के मामा को गेहूं सा, गुल्ली डंडा आदि नामों से भी जाना जाता है तथा दोस्तों इसका बॉटनिकल नेम विशेष याद रखना फ्लेरिस माइनर। दोस्तों दूसरा है सापेक्ष खरपतवार यानी रिलेटिव बीट। दोस्तों जब मुख्य फसल के साथ बिना बुवाई के ही अन्य फसल के पौधे उगाते हैं तब उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल जैसे गेहूं के साथ चना उगना, बिल्कुल हम गेहूं की फसल बोते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी चने का बीज चला जाता है तो चने का पौधा उगाता है, तो उसे दोस्तों सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव बीट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों आगे है रोगे खरपतवार। रोगे बीट कौन सा होता है दोस्तों? जब मुख्य फसल में बुवाई की गई किस्म के अलावा उसी फसल की अन्य किस्म के पौधे बिन बोए उगाते हैं तब उन्हें रोगे खरपतवार कहा जाता है। दोस्तों हमने मुख्य फसल बोई है, कोई किस किस्म बोई है, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया है कि लोकवन जो किस्म है गेहूं की, वो किस्म के साथ सुजाता किस्म का अगर पौधा उगाता है तो उसे रोगे खरपतवार कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने लोकवन फसल बोई है, पूरी किस्म की लोकवन वैरायटी बोई है पूरी खेत में, और उसमें अगर सुजाता का पौधा उगाता है तो उसे रोगे खरपतवार कहा जाता है।
सुजाता मतलब ये नहीं है इसका कि सुजाता ही होगी, कोई भी वैरायटी हो सकती है। गेहूं के साथ उदाहरण में आपको समझाया है, चना के साथ चना की अपने कोई वैरायटी हुई है, उसके साथ अगर दूसरी वैरायटी हो जाती है तो उसको रोग खरपतवार ही कहा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अनिष्टकारी खरपतवार यानी नॉक्सियस वीड। दोस्तों बेखरपतवार जिन्हें नष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है उन्हें इस वर्ग में रखा गया है। दोस्तों जैसे बात करें हम, मोथा है, धूप घास है, कांस है, ये आपके सभी अनिष्टकारी खरपतवार यानी नॉक्सियस वीड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट खरपतवार की। दोस्तों जलीय खरपतवार, एक्वाटिक वीड बोला जाता है। दोस्तों ये खरपतवार जल के अंदर या जल के ऊपर सतह पर रहते हैं, जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला आदि। दोस्तों जलकुंभी और हाइड्रिला जलीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। ये आपके जल में उगने वाले खरपतवार हैं। दोस्तों अविकल्पी खरपतवार, अविकल्पी खरपतवार जैसे इनको ऑब्लिगेट वीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्लिगेट, यहाँ पे मिस हो गया है प्रिंट, ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं। दोस्तों ऐसे पौधे जो अन्य पौधों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाने के कारण जंगली अवस्था में भी ना होकर किसी फसल विशेष के साथ ही पाए जाते हैं, उन्हें अविकल्पी खरपतवार या ऑब्लिगेट वीड कहा जाता है। जैसे हिरनखुरी, कृष्णनुईल। दोस्तों ये आपके ऑब्लिगेट वीड या अविकल्पी खरपतवार हैं जो कि आपके अन्य पौधों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते और आपके जंगली अवस्था में भी नहीं होते, सिर्फ आपके कहाँ होते हैं? किसी फसल विशेष के साथ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों विकल्पी खरपतवार, फैकल्टेटिव वीड। दोस्तों ऐसे पौधे जो जंगली अवस्था व फसल दोनों के साथ उगते हैं, ये तो जंगली अवस्था में भी रहते हैं और आपके फसल के साथ भी उगते हैं, उन्हें विकल्पी खरपतवार या फैकल्टेटिव वीड कहते हैं। जैसे सत्यानाशी, छोटी दूधी, ये आपके फैकल्टेटिव वीड या विकल्पी खरपतवार के अंतर्गत आने वाले खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है दोस्तों परजीवी खरपतवार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पैरासाइटिक वीड, ये खरपतवार अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? ये आपके भोजन के लिए अन्य पौधों से आपका भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अमरबेल है, स्ट्राइगा, ओरोबेंकी और लॉरेंथस। दोस्तों ये आपके दूसरे पौधों पर रहते हैं और दोस्तों इन्हीं में से ज़्यादातर आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आगे आपके प्लांट, होस्ट प्लांट और नेचर की। दोस्तों प्लांट यानी जो आपके खरपतवार हैं वो होस्ट प्लांट जिस पर ये भोजन लेते हैं जिससे वो है, और नेचर यानी ये कैसे होते हैं वह। सबसे पहले दोस्तों अमरबेल। अमरबेल दोस्तों आपका रिजका या बरसीम पर आपका वहाँ परजीवी उन पर रहता है, उन पर जीवित रहता है और उन्हीं से ये भोजन लेता है। ये दोस्तों इनका पूर्ण तना परजीवी होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट इसको बोला जाता है। दोस्तों पूरे तना परजीवी रहता है। दूसरा दोस्तों स्ट्राइगा, ये आपका ज्वार एवं बाजरा पर रहता है जनरली, और दोस्तों इसका जो नेचर होता है वो है, प्रकृति इसकी आंशिक मूल परजीवी होता है। कैसा होता है आपका? सेमी रूट पैरासाइट इसको कहते हैं, सेमी रूट पैरासाइट होता है आपका स्ट्राइगा। नेक्स्ट दोस्तों ओरोबेंकी। ओरोबेंकी दोस्तों तमाकू या सभी सोलेनेसी कुल के पौधों पर रहता है और इसे टोटल आपका रूट पैरासाइट कहते हैं। ये टोटल रूट पैरासाइट होता है यानी पूर्ण मूल परजीवी, ये पूरी जड़ पर आपका भोजन प्राप्त करता है। चौथा है दोस्तों लॉरेंथस। लॉरेंथस आपका आम इसका होस्ट प्लांट है, आम से अपना भोजन लेता है, उसी पे ये परजीवी रहता है और ये आपका आंशिक तना परजीवी है। आंशिक तना परजीवी यानी सेमी स्टेम पैरासाइट इसको बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए स्ट्राइगा जो है ना इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, तो ध्यान रखना ज्वार, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे दोस्तों विदेशी खरपतवार, एलियंस वीड्स। दोस्तों वे खरपतवार भारत में विदेशों से आए होते हैं, वह आपके विदेशी खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में कौन से खरपतवार हैं? जैसे भेसरम, गाजर घास, लेंटाना कैमरा। ये दोस्तों ऐसे खरपतवार हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ आ गए हैं। और दोस्तों आ कैसे गए? ये आपके वहाँ से हम जैसे अनाज जो है ना यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ आ जाते हैं और यहाँ पर वो एक खरपतवार का रूप लेकर के हमको नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निरपेक्ष खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड। दोस्तों एब्सोल्यूट वीड कौन सा होता है? ये वास्तविक खरपतवार होते हैं दोस्तों
वास्तविक खरपतवार मतलब ये रोगे तथा रिलेटिव को छोड़कर सभी खरपतवार इसी श्रेणी में आते हैं। किसको छोड़कर? रोगे और रिलेटिव। और रोगे और रिलेटिव क्या है आपको अच्छी तरह बता दिया है। रोगे का मतलब एक फसल की वैरायटी में दूसरी वैरायटी उगाना, और रिलेटिव का मतलब दोस्तों एक फसल के साथ दूसरी फसल का पौधा उगाना। ये दोस्तों इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आपके एब्सोल्यूट वीड या निरपेक्ष खरपतवार होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है रेगिस्तानी खरपतवार, डिजर्ट बीड। दोस्तों डिजर्ट बीड कौन से होते हैं? नागफनी, जवासा, बांसुरी, कटीलें। ये दोस्तों आपके सभी रेगिस्तान या डिजर्ट में उगने वाले आपके खरपतवार हैं। कई बार इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे क्षारीय भूमि खरपतवार, दोस्तों ऐसे खरपतवार जो आपकी क्षारीय भूमि होते हैं वो आपके क्षारीय भूमि खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपके लटजीरा, सेंजी, ये दोस्तों आपके क्षारीय भूमि के खरपतवार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जितना भी आपका क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। आगे हमने एक आपकी सारणी बनाई है जिसमें आपको बता देते दोस्तों इसमें कुछ फसलों में खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। क्रांतिक अवस्थाएं मतलब इसमें आप कब खरपतवार का नियंत्रण आपको करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है कपास। तो दोस्तों कपास का आपका खरपतवार नियंत्रण बुवाई के 40 दिन बाद करना चाहिए, आपको 40 दिन पर करना चाहिए कपास में। सोयाबीन में दोस्तों 15 से 45 दिन पर आप कर सकते हैं। मूंगफली में दोस्तों 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। मक्का में 15 से 35 दिन की आपकी क्रांतिक अवस्था है, यानी इस समय आपको खरपतवार नियंत्रण कर। दोस्तों अगर इस समय आप खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो खरपतवार आपका विकराल रूप धारण कर लेते हैं। धान में 15 से 30 दिन पर आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं में 20 से 30 दिन की क्रांतिक अवस्था है और गन्ना में 30 से 120 दिन पर आप खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों ये सभी आपके थे खरपतवार को नियंत्रण करने का समय, जब आपको इस समय खरपतवारों का नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। तो एक इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए मक्का की खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है। क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल की। दोस्तों सबसे पहले हैं कृषक विधि, कल्चरल और मेथड। इस द्वारा हम दोस्तों इस विधि के द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण विभिन्न कृषि क्रियाओं द्वारा किया जाता है। विभिन्न कृषि क्रियाएं, खेती के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे आप गहरी जुताई करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। अगर गर्मियों में आप गहरी जुताई कर देते हो तो जिससे उनके बीज ऊपर आ जाते हैं और धूप के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा जुताई करके, गहरी जुताई करके। दूसरा है फसल चक्र अपना करके। बिल्कुल फसल चक्र, आपको फसलें एर फेर कर बोना है जिससे वह खरपतवार एक फसल के साथ उगते हैं तो दूसरी फसल के साथ वो नहीं उगेंगे, यानी उनका फसल में चक्र में चेंज हो जाएगा आपके खरपतवारों का। इसलिए शुद्ध बीज का उपयोग करके दोस्तों इन विधियों द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। गहरी जुताई करना, फसल चक्र अपनाना और शुद्ध बीज का उपयोग करना। दूसरा दोस्तों यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। कैसे उपाय अपनाए जाते हैं? यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय में हम जब बात करते हैं जैसे खुरपी के द्वारा, हसिया है, हो है, कुदाली है आदि के द्वारा खरपतवारों को उखाड़ कर भी नष्ट कर सकते हैं, उनको काट करके हाथ से उखाड़। दोस्तों कहने का मतलब है आप मैकेनिकल मेथड में, या आप कह सकते हैं इसको भौतिक विधि भी कहा जाता है, फिजिकल मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भी आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम आगे जो है आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो है ना, पहले की तरह हम पहला आपका जो टॉपिक क्लियर हुआ था उसके बाद हमने प्रैक्टिस टेस्ट 3 कराए थे, इसके बाद भी हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं ना वो आपको आगे कराएंगे। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है दोस्तों? तीसरा है जैविक विधि यानी बायोलॉजिकल मेथड। दोस्तों बायोलॉजिकल मेथड द्वारा भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण उनके जैविक शत्रुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जैविक शत्रुओं द्वारा। दोस्तों इनके जैविक शत्रुओं को जैविक कारक या बायो एजेंट कहा जाता है। विशेष याद रखना क्या कहा जाता है, इन जो भी खरपतवारों को नष्ट करने वाले शत्रु होते हैं उनको बायो एजेंट कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं उनको? बायो एजेंट। जैसे कीट हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पक्षी हैं। तो दोस्तों ये जीव हैं अपने आप में, और पौधे भी अपने आप में क्या होते हैं? जीव। तो कहने का मतलब जीव जीव को कंट्रोल
कर रहा है। यहाँ पे खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? जीवों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया, कीट हैं, सूक्ष्मजीव हैं, पक्षी हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? बायो एजेंट कहा जाता है। खरपतवार नियंत्रण की यह सबसे स्थायी एवं प्रदूषण रहित विधि है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही आपका पॉल्यूशन होगा और ना ही आपको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये आपकी परमानेंट एंड आपकी पॉल्यूटेड रहित आपकी मेथड है। दोस्तों जैविक कीटनाशक जैसे कौन कौन से नाम से आपके मार्केट में मिल जाते हैं, विशेष याद रखना, कई बार पूछे गए हैं। डिवाइन है, कॉलिगो, बाइपोलरिस और बायोमल। दोस्तों ये आपके 4 महीने यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होने वाले आपके जैविक कीटनाशक दवा हैं। इनका उपयोग मोस्टली खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैविक कंट्रोल के आपकी कीटनाशक हैं, तो वो भी आप याद रखना। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम कुछ प्रमुख खरपतवार एवं उनके जैविक शत्रुओं। दोस्तों अगर ये आपको पांचों याद होगा ना तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो दोस्तों खरपतवार की बात करते हैं। लेंटाना कैमरा, दोस्तों ये विदेशी है लगभग और विदेश से हमारे यहाँ आ चुका है। तो लेंटाना कैमरा दोस्तों इसका जैविक शत्रु है क्रूसिडोसोमा लेंटाना। दोस्तों क्रूसिडोसोमा लेंटाना एक आपका कीट होता है जो कि इसको खा जाता है। दूसरा है नागफनी। नागफनी को कंट्रोल करने वाला उसका जैविक शत्रु कौन है? डेक्टोलोपियस टोमेंटोसस। क्या है? डेक्टोलोपियस टोमेंटोसस इसको खत्म कर देता है। किसको? नागफनी को। नागफनी खरपतवार है, सब जानते हैं। तीसरा है जलकुंभी। जलकुंभी एक खरपतवार है दोस्तों, इसको नियंत्रण के लिए जैविक शत्रु इसका है निकोटियाना इकोर्निया। निकोटियाना इकोर्निया जलकुंभी को खाकर नष्ट कर देता है। चौथा है दोस्तों गाजर घास। गाजर घास को नियंत्रण करने के लिए जैविक शत्रु है इसका जाइगोग्राम बाइक्लोराटा। क्या है दोस्तों? जाइगोग्राम बाइक्लोराटा गाजर घास को नियंत्रण करता है। पांचवा दोस्तों गोखरू। गोखरू के लिए जैविक शत्रु है दोस्तों माइक्रोलेरिनम लेप्रिफॉर्मिस। दोस्तों ये 5 आपके याद रखें, विशेष 5 खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 5 जो ही जैविक शत्रु हैं उनको खत्म करने वाले कीट या सूक्ष्मजीव हैं जो कि खत्म कर, इनको आप विशेष याद रखें चूंकि इनको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट नियंत्रण है आपका रासायनिक विधि द्वारा या केमिकल मेथड्स। इसके द्वारा खरपतवारों को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं उसको अच्छी प्रकार से हमको समझना होगा। दोस्तों खरपतवार नियंत्रण की है सर्वाधिक प्रचलित विधि। ध्यान रखने आपको जो रासायनिक नियंत्रण है ये आपकी सर्वाधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे केमिकल्स का भरमार तरीके से आपके खेतों में यूज करते हैं आजकल किसान। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों को विभिन्न रसायन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन रसायनों को खरपतवारनाशी या बीडीसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीडीसाइड या खरपतवारनाशी कहा जाता है। दोस्तों यदि यह रसायन खरपतवारों के साथ साथ सभी वनस्पति को नष्ट कर दे, मान के चलिए आपने यूज किया और वनस्पति का मतलब कोई भी पौधा इसके संपर्क में आता है तो उसे क्या कहेंगे? शाकनाशी या हर्बिसाइड कहा जाता है। दोस्तों शाकनाशी और आपके खरपतवारनाशी इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। खरपतवारनाशी क्या होता है दोस्तों, अपन सिलेक्ट करके इनको करते हैं तो मतलब सिर्फ खरपतवार खत्म किए जाते हैं इस केमिकल से, जबकि कोई भी वनस्पति इसके संपर्क में आए वो खत्म हो जाती है तो उसे आपका शाकनाशी या हर्बिसाइड कहा जाता है। विशेष याद रखना दोस्तों, चाहे फसल ही क्यों ना हो, अगर इस दवाई के कॉन्टेक्ट में आई तो वह खत्म है। ठीक है ना? हर्बिसाइड क्या है? कोई भी आपका वनस्पति हो। क्लियर? दोस्तों शाकनाशियों का विधिवत उपयोग सन 1940 में शुरू हुआ था। विशेष याद रखना जो शाकनाशी हैं उनका विधिवत जो उपयोग है वो कब स्टार्ट हुआ था? सन 1940 में स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला जो आपका 2,4-D सबसे पहला आपका खरपतवारनाशी है 2,4-D की खोज वैज्ञानिक थे जिमरमैन एंड हिचकॉक। दोनों दोस्तों साइंटिस्ट जो थे ना इन्होंने 2,4-D की खोज की थी और कब की थी? सन 1942 में, यानी लगभग 1942 में इसकी खोज हो गई थी। 1940 से स्टार्ट हुआ था शाकनाशियों की यूज, तो आप लोग विशेष याद रखें। इसमें से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात कर रहे हैं आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की। आपका वर्गीकरण है जो शाकनाशियों का, उनकी हम बात कर लेते हैं।
दोस्तों वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के जो शाकनाशी हैं वो बाज़ारों में उपलब्ध हैं। आप मार्केट में जाते हो तो आपको जो दुकानदार होते हैं वो कई तरह की आपकी दवा दिखा देते हैं, ये लो, तो आपको कई कंपनी के आपकी शाकनाशी मार्केट में मिल जाते हैं दोस्तों, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है दोस्तों वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड। दोस्तों सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं दूसरा बाद में बताऊंगा, पहले हम एक को समझ लेते हैं कि वर्णात्मक शाकनाशी क्या है, दूसरा प्रकार बाद में। दोस्तों ये शाकनाशी सभी वनस्पति को न मारकर पौधों की विशेष जातियों को ही मारते हैं। और दोस्तों यह भी 2 प्रकार के होते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है दोस्तों, इनको चयनात्मक खरपतवारनाशी या शाकनाशी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चयनित पौधों को ही मारते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लिया, यानी खरपतवारों की कुछ जाति हैं तो खरपतवारों को ही नष्ट करेंगे, बाकी आप फसल को नष्ट नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग खेत में यूज़ करते हैं तो आपकी फसल बची रहती है और पौधा और जो खरपतवार होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि पौधा तो वो भी है, पौधा वो भी है, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि सिलेक्ट करके इनको बनाया जाता है, कंपनियां बड़े सिलेक्ट करके बनाती हैं इनको, तो सिर्फ खरपतवार की जातियां खत्म करेगा, फसल को नष्ट नहीं करता है। लेकिन आपने देखा होगा अगर जो हम सोयाबीन में जो दवा दे रहे हैं खरपतवार मारने की, और वही दवा अगर हम मक्का में प्रयोग करें तो क्या होगा? ध्यान रखें, मक्का भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यही है, तो सिलेक्ट करके बनाया जाता है। अलग अलग फसलों के अलग अलग हर्बिसाइड होते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस फसल में किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाना चाहिए और कैसे, वो आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम आगे। तो ये भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी भी 2 प्रकार के। पहला है दोस्तों पत्र अनुप्रयोग शाकनाशी। दोस्तों फोलियोज एप्लीकेशन बोला जाता है, जिनको छिड़क कर दिया जाता है या छिड़काव करके दिया जाता है। इनका उपयोग खड़ी फसलों में स्प्रे करने के लिए किया जाता है, मतलब इनका स्प्रे करके खेत में दिया जाता है जनरल रूप से। और ये भी दोस्तों आपके पुनः इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। दोनों दोस्तों, पहला है आपका यानी संपर्क शाकनाशी, इनको कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बोला जाता है। तो ये शाकनाशी पौधों के उन्हीं भागों पर प्रभाव दिखाते हैं जहाँ शाकनाशी के संपर्क में आते हैं। दोस्तों जैसे अपन ने किसी दवा का छिड़काव किया और जैसे किसी पौधे के संपर्क, जैसे हमने स्प्रे करके दिया तो उसकी पत्तियों पर पड़ता है जनरली, तो पत्तियों पर जैसे पड़ा तो पत्तियां पूरी तरह से जल जाती है। आपने देखा होगा खरपतवारों में पत्तियों पर पड़ता है और पूरा खरपतवार आपका खत्म हो जाता है, तो इसको कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहा जाता है। उसकी पत्ती पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो अपन कहते हैं कि दवाओं को इस तरीके से देना चाहिए कि पूरे पौधे के ऊपर पड़ता चले, क्योंकि पूरे पौधों के ऊपर पड़ेगा तो आपका पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों स्थानांतरित शाकनाशी। दोस्तों इसको सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड या ट्रांसलोकेटेड कह सकते हैं, शाकनाशी कहा जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? सीधी सी बात है, ये शाकनाशी पौधों के किसी एक भाग के संपर्क में आकर पूरे के पूरे पौधे अन्य भागों में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों अपन ने छिड़काव किया, अगर एक बूंद भी उस खरपतवार पर पहुंची और तो भाई पूरे खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये आपके सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड होते हैं, क्योंकि एक पत्ती पर जैसे एक बूंद पहुंची आपकी इस हर्बिसाइड की, तो दोस्तों वो सिस्टम के अंदर चला जाएगा, मतलब पौधे के पूरे अंदर चला जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को, पौधे का अंदर का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा और पूरा का पूरा खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये होते कौन कौन से, वो थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें। जैसे 2,4-D है दोस्तों, आइसोप्रोट्यूरान है, एट्राजीन है, सिमाजीन है। तो दोस्तों ये सभी आपके शाकनाशी कौन से हैं? सिस्टेमेटिक या ट्रांसलोकेट आपके खरपतवारनाशी या शाकनाशी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। बी नंबर पे आते हैं दोस्तों मूल अनुप्रयोग शाकनाशी यानी रूट एप्लीकेशन। वो क्या थे? आपके स्प्रे वाले यानी फॉलिएज एप्लीकेशन वाले थे। ये बी नंबर पे रूट एप्लीकेशन वाले हैं। दोस्तों इन शाकनाशियों का उपयोग मृदा में फसल की बुवाई से पहले अच्छी प्रकार से मिलाकर किया जाता है। दोस्तों ये ऐसे खरपतवारनाशी या शाकनाशी होते हैं, ये जनरली वैसे पाउडर के रूप में आते हैं। तो इनको अपन बुवाई, किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई से पहले इनको खेत में दे दिया जाता है। जब इनको खेत में दे दिया जाता है तो पूरी तरह अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर फसल अपन बोते हैं, तो उसमें जो आपके खरपतवारनाशी के बीज होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो उगते ही नहीं हैं। तो पहले जो दिया जाता है उसको आप कह सकते हैं रूट एप्लीकेशन कहा जा सकता है। जैसे कौन कौन सी दवा आप लोग दे सकते हो, नाम विशेष याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है। डायूरान है दोस्तों, एवाडेक्स है, नाइट्रोफेन है, ये सभी दवाएं आपकी रूट एप्लीकेशन या आप कह सकते हो यूँ बुवाई से पहले दी जाती हैं।
दोस्तों दूसरा, पहला था आपका वर्णनात्मक शाकनाशी, दूसरा होते हैं दोस्तों अवर्णनात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अब सिलेक्टिव हर्बिसाइड की जब बात की थी तो अपन ने वहां पे कहा था कि सिलेक्ट करके ही वहां पर खरपतवारों को नष्ट करते हैं, आपकी विशेष प्रजाति को ही नष्ट करते हैं, उन्हें वर्णनात्मक शाकनाशी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके अवर्णनात्मक शाकनाशी यानी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की। दोस्तों ये शाकनाशी वनस्पति विशेष के लिए ना होकर संपर्क में आने वाले सभी वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, उन्हें दोस्तों अवर्णनात्मक शाकनाशी या नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। बिल्कुल कोई भी वनस्पति अगर संपर्क में आई नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड के में तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं आपके अवर्णनात्मक शाकनाशी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों? पहले हैं संपर्क, वही कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट, और दूसरे हैं स्थानांतरित शाकनाशी सिस्टमैटिक हर्बिसाइड। कौन कौन से हैं? ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन। दोस्तों ये आपके विशेष आपको याद रखना, चूंकि इनको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पैराक्वाट डाइक्वाट आपके कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हैं, कौन से हैं आपके? सिस्टमैटिक या ट्रांसलोकेट, यानी आप कह सकते हैं अवर्णनात्मक, आप कह सकते हैं अवर्णनात्मक आपके शाकनाशी। कौन से? पैराक्वाट और डाइक्वाट। और आपके ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन ये भी आपके स्थानांतरित शाकनाशी, ये भी आपके नॉन सिलेक्टिव है। ये विशेष याद रखना आपका, नॉन सिलेक्टिव है पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन। आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों ये तो आपका कंप्लीट आपका जो भी विधि थी किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं, और आपकी बीडी साइड से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम आगे लेकर आएँ। जैसे दोस्तों रोडेंटिसाइड, ये क्या होता है? सब जानते हैं, बेरसायन जिनका उपयोग चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है रोडेंटिसाइड कहलाते हैं, जैसे जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और वारफेरिन। दोस्तों रोडेंटिसाइड का मतलब चूहों मारने की दवा। चूहों को जिस केमिकल्स के द्वारा मारा जाता है उन्हें रोडेंटिसाइड कहा जाता है। दवाओं के नाम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और वारफेरिन। इन दवाओं से हम लोग चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है एक्रीसाइड। एक्रीसाइड क्या होते हैं? इन रसायनों का उपयोग माइट नियंत्रण के लिए किया जाता है, जैसे कैल्थेन। दोस्तों कैल्थेन एक ऐसी दवा है जो माइट को नियंत्रण करती है। माइट आप जानते होंगे दोस्तों, चिचड़ी भी बोल सकते हैं, चिचड़ी भी होती है, उनको भी इसको नियंत्रण करते हैं। जैसे माइट का मतलब है, आप गाँव की भाषा में इसको किलनी बोलते हैं, जैसे पशुओं को जो लग जाती है तो ये फसल को भी नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पर भी हम इसका चर्चा कर रहे हैं कि एक्रीसाइड क्या है। एक्रीसाइड मतलब माइट को नियंत्रण करने का रसायन या केमिकल, ठीक है ना। जैसे कैल्थेन, कैल्थेन दोस्तों ये आपके उनको नियंत्रण करती है, किसको? माइट को। दोस्तों एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है ना, सल्फास जिसको बोला जाता है गांव की भाषा में, और वैसे भी जनरली सल्फास बोलते हैं, का उपयोग भंडारित अनाज के कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसको आप याद रखना कि जैसे हम गेहूं रख देते हैं, कोई सी दूसरी फसल भी रख देते हैं, तो वहाँ पर हम दवा लगाते हैं। तो दवा जो लगाई जाती है स्टोरेज में, भंडारित अनाज में, तो वो कौन सी लगाई जाती है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड या आप कह सकते हैं सल्फाइड, इसको अंदर लगाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग आगे। दोस्तों इस फसलों में प्रयोग की जाने वाले शाकनाशी, दोस्तों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है दोस्तों। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे भी आपका एक नया क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों बीडी साइड में यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको जैविक कीटनाशियों के बारे में, जैविक शत्रुओं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे गेहूं और जो फसल हैं, इसमें कौन कौन से आप शाकनाशी या हर्बिसाइड का यूज करना चाहिए या करते हैं। तो दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान है, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, ये 3 दवा हैं, इनका उपयोग हम गेहूं और जौ ये दोनों फसलों में उपयोग कर सकते हैं, किया जाता है, ये आपको याद भी रखना है। दूसरा है धान, तो धान में दोस्तों व्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल, ये दोनों दवाएं इनका हम धान की फसल में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। दोस्तों मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा आपने देखा होगा ये चारों फसलों को, तो चारों की प्रकृति एक जैसी होती है और इन चारों में से खरपतवार इनके नियंत्रण करने के लिए हमको सेमाजीन और एट्राजीन 2 दवाएं हैं जो कि खरपतवार नाशी हैं, इनका उपयोग करके खरपतवार इन फसलों के नियंत्रण कर सकते हैं, विशेष याद रखें। नेक्स्ट है दलहन वाली फसलों में दोस्तों फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथालिन, दोनों आपकी दवा हैं, इनके द्वारा हम लोग दलहन में किसी भी दाल वाली फसल हो, चाहे आपका मूंग हो, उड़द हो, चना हो, मसूर हो, तो इत्यादि फसलों में हम लोग खरपतवारों का इन दोनों दवाओं से नियंत्रण कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कपास, कपास के खरपतवार नियंत्रण के लिए डायूरान, फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथालिन, इसमें डायूरान और बढ़ गया है, तो इन तीनों दवाओं का उपयोग करके
कपास के खरपतवारों को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है छठवा सोयाबीन। सोयाबीन में दोस्तों फिलुक्लोरालिन है, पेंडीमेथालिन है, एमाजीथापर है और क्विजालोप्रॉप। दोस्तों इनके द्वारा हम सोयाबीन के जो जनरल खरपतवार होते हैं उनको हम लोग इससे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खरपतवार नाशियों के उपलब्ध रूप, किस किस रूप में हमको खरपतवार नाशी मार्केट में मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें ईसी के रूप में, दोस्तों इमल्सन कंसंट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और यह शाकनाशियों का द्रव रूप है। दोस्तों लिक्विड के रूप में ये मिलता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं दवा लेने तो लिक्विड के रूप में ये मिल जाती है हमको। और जैसे एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, फिलुक्लोरालिन है, प्रोपेनिल है, आपका 2,4-D भी आ जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ईसी जैसे आपको दवा मिलती है 35 सीसी, 25 सीसी, तो इमल्सन कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो दवा आप ले रहे हो खरपतवार नाशी उसमें सक्रिय तत्व कितना है। तो जैसे मान के चलो 35 सीसी है तो सक्रिय तत्व उसमें कितना है 35, 25 सीसी है तो सक्रिय तत्व कितना है 25। ठीक है दोस्तों, सेकंड है WP। दोस्तों WP यानी बैटेबल पाउडर, पाउडर के रूप में हमको मिलते हैं दोस्तों बहुत सारे शाकनाशी या खरपतवार नाशी। दोस्तों यह एक पाउडर रूप है जिसके कणों का आकार लगभग 3 mm से कम होता है। और दोस्तों इस पाउडर का उपयोग घोल बना करके पानी में घोलते हैं इस पाउडर को और फिर उसका उपयोग आपके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों एट्राजीन है, सिमाजीन है। दोस्तों ये आपके 50 से 80% बैटेबल पाउडर के रूप में मिलता है। कितने रूप में मिलता है 50 से 80% WP के रूप में मिलता है। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, ये तो था आपका पहला लिक्विड रूप में, दूसरा पाउडर के रूप में। और दोस्तों एक विशेष याद रखना, जो पाउडर के रूप में मिलता है उसको पानी में घोल के यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट है दोस्तों दानेदार, यानी तीसरे नंबर का आपका ग्रेनुअल्स के रूप में भी आपको जो दवा है मिलती है। मतलब इसमें खरपतवार नाशी जो दवा होती हैं वो दानों के रूप में उपस्थित रहती हैं दोस्तों, जिनमें 1 से लेकर 20% तक सक्रिय तत्व होते हैं, जैसे MCPA। दोस्तों MCPA एक खरपतवार नाशी दवा है और जिसका उपयोग जनरली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये दाने के रूप में आपको मार्केट में मिलती है। किस रूप में मिलती है, दाने के रूप में मिलती है और दानों को आप घोल करके पानी में और फिर छिड़काव कर सकते हो। चौथा है दोस्तों चूर्ण यानी डस्ट। डस्ट के रूप में आपको यह भी खरपतवार नाशियों का चूर्ण रूप है, परंतु इसका उपयोग घोल के रूप में ना करके सीधे चूर्ण का भुरकाप किया जाता है। विशेष याद रखना, इसका कोई घोल नहीं बनाया जाता, सीधा पाउडर आया, चूर्ण आया या डस्ट आई और उसका उपयोग हम सीधे भुरक करके खेत में करते हैं। क्लियर। इसके बाद है पांचवा है धूम्रक यानी फ्यूमिगेंट। दोस्तों धूम्रक या फ्यूमिगेंट जो होता है गैस के रूप में रहता है जनरली। ऐसे खरपतवार नाशी गैस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे विशेष याद रखें मिथाइल ब्रोमाइड है, क्लोरोफिक्रीन है। दोस्तों ये दोनों दवाएं जो है ना आपकी, ये आपकी फ्यूमिगेंट दवाएं होती हैं, धूम्रक होती हैं। अगर इनका उपयोग करते हैं तो इनकी गैस के द्वारा जो भी खरपतवार होते हैं अगर वहां तक गैस पहुंचती है तो वो नष्ट हो जाते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरीके आपके तरीके के आपको खरपतवार नाशी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग आगे। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न शाकनाशियों के व्यापारिक नाम। दोस्तों व्यापारिक नाम का मतलब है आपको सीधे ये मार्केट में इस नाम से नहीं मिलते, दूसरे नाम से मिलते हैं, मतलब इनको ट्रेड नाम होता है। जैसे आइसोप्रोट्यूरान, तो आइसोप्रोट्यूरान के नाम से आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको किस नाम से मिल सकता है, टॉल्कन है, रौनक है, एरिलान है। तो ये ट्रेड नेम है, यानी ये व्यापारिक नाम है जिसके नाम से ये दवाएं हमको मार्केट में मिलती हैं। दूसरा दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान आपका लीडर के नाम से मिलता है। किस नाम है, दूसरा ट्रेड नाम क्या है इसका, लीडर। 2,4-D दोस्तों, 2,4-D बेलाडेक्स है, बेलाडेक्स जी, विडेक्स, वीडॉन, एग्रोडेक्स, फार्नोक्सॉन। दोस्तों ये इत्यादि आपके नामों से 2,4-D आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका ये ट्रेड नेम है। दोस्तों ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर आपको मचेटी के नाम से मिलता है मार्केट में। एट्राजीन, दोस्तों एट्राजीन को एट्राट्राफ व्यावसायिक नाम है इसका। एट्राजीन का क्या है दोस्तों, एट्राटाफ। सिमाजीन का दोस्तों टेफाजीन और हेक्साजीनस, इन दोनों के नाम से आपको सिमाजीन मिल जाता है। दोस्तों एक याद रखना, इनको आपको याद करना है और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बार बार याद करते रहिए। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए और आप जहां पर सोते हो, उठते हो, बैठते हो वहां पर इनका चिपका दीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट है दोस्तों प्रोपेनिल। प्रोपेनिल का जो नाम है वो है स्टेम F34। एलाक्लोर, एलाक्लोर को लासो है इसका व्यावसायिक नाम है, ट्रेड नेम। डायूरान, दोस्तों डायूरान का कॉर्मैक्स है। नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन टॉकी 25 के नाम से मिलती है ये।
पैराक्वाट दोस्तों, पैराक्वाट, गैरेमेक्सान, ये बीडॉल के नाम से, दोनों नाम से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है डेलापान, तो दोस्तों डेलापान, हेक्सापान या टेफा पान के नाम से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका फ्लूक्लोरालिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लूक्लोरालिन दोस्तों वैसालिन के नाम से आता है। तो जनरली आपको बताया है मैंने, इसका उपयोग सभी आपकी दाल वाली फसलों के खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये सभी खरपतवार नाशी दवाएं विशेष याद रखें। और 14वां है दोस्तों पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन आपकी स्टाम्प के नाम से आपको मिलता है, मतलब इसका ये व्यावसायिक नाम क्या है, स्टाम्प है। ठीक है दोस्तों। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट आपकी राउंड अप और ग्लाइसेल दो नामों से आपको व्यावसायिक इसका नाम है, ट्रेड नेम है, जो कि आपको मार्केट में मिले। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इनको पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए ग्लाइफोसेट का आपका ट्रेड नेम क्या है, उसका व्यावसायिक नाम। तो आपको ये कॉमर्शियल जो उसके नेम है वो आपको याद होना ही चाहिए। इमाजी थापर दोस्तों, इमाजी थापर जनरली आप लोग देखते हो सोयाबीन का इसका मोस्टली यूज़ किया जा रहा है, परस्यूट के नाम से मिलता है। बेंथियोकार्ब दोस्तों, बेंथियोकार्ब सैटर्न 5 इसी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, इसका ये ट्रेड नाम है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आपके वीट साइंस के, हम उसकी बात करें, खरपतवारों से पूछे जाते हैं। जैसे 2,4-D का पूरा नाम सब लोग जानते हैं, 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, विशेष याद रखें दोस्तों। आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2,4-D की खोज जेनरमैन एवं हिचकॉक ने की थी। किसने की थी, जेनरमैन एवं हिचकॉक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 2,4-D की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका 2,4-D सबसे पहला खोजा गया शाकनाशी है। ये भी आप लोग जानते हो सबसे पहला कौन सा आपका खरपतवार नाशी है, शाकनाशी खोजा गया था, तो ध्यान रखें 2,4-D। दोस्तों 2,4-D का उपयोग गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल 2,4-D दोस्तों चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार होते हैं मोस्टली इसका गेहूं में उपयोग करते हैं, और वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है 2,4-D में खरपतवार नाशी तथा हार्मोन की भी गुण पाए जाते हैं। ध्यान रखें विशेष, 2,4-D जो होता है ना दोस्तों, ये आपका खरपतवार नाशी तो है ही, साथ में इसका हार्मोन्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मतलब ये हार्मोन्स का काम भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2,4-D वर्णात्मक शाकनाशी भी है दोस्तों, मतलब 2,4-D जो है आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। वैसे ट्रांस लोकेटेड भी है दोस्तों, ये आपका वर्णात्मक भी, सिलेक्टिव भी है और स्थानांतरित भी है, दो तरह का आपका ये 2,4-D क्या है, शाकनाशी है। नेक्स्ट है 2,4-D ईसी के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल 2,4-D जो है आपका लिक्विड यानी इमल्सन कंसंट्रेट के रूप में आपको मार्केट में ये मिल जाता है। तो दोस्तों जितनी भी 2,4-D से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपकी खरपतवार से हैं। दोस्तों नेक्स्ट है खरपतवार को निंदा या बिन बुलाया मेहमान भी कहा जाता है। सब जानते हैं खरपतवार को तो या तो निंदा कहते हैं या बिन बुलाया मेहमान भी उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खरपतवार कोई बोता नहीं है, अपने आप उगते हैं, बिना वो उग जाते, तो इसे बिन बुलाया मेहमान या निंदा भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग चाय के बागान में किया गया था। देखो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले खरपतवार नाशी बना कौन सा, 2,4-D, और उसका उपयोग कहाँ किया गया, चाय के बागानों में, विशेष याद रखें। दोस्तों सबसे अधिक शाकनाशी का उपयोग गेहूं की फसल में किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी दवा है ना, सबसे ज़्यादा किस में उपयोग की जाती है, आपकी गेहूं में। आप लोग कुछ सोच रहे हो कि हमारे यहाँ तो होते ही नहीं, हम तो गेहूं में यूज करते नहीं। आपके यहाँ नहीं होता तो वो बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके गेहूँ में। ठीक है। बात करते हैं आगे, सबसे अधिक कीटनाशक की बात आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों कीटनाशकों का सबसे ज़्यादा उपयोग कपास की फसल में किया था। बिल्कुल कॉटन में सबसे ज़्यादा कीट अटैक करते हैं, तो उनको नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा कीटनाशक कपास में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों हिरणखुरी जो खरपतवार है, इसकी जड़ें सबसे गहरी, लगभग 20 फीट गहरी इसकी आपकी जड़ें जाती हैं। दोस्तों मोथा भी है, मोथा की लगभग 5 से 7 फीट तक आपकी जड़ें जाती हैं, भी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों मोथा को सेज भी कहा जाता है। अच्छा सेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें त्रिकोणाकार होती हैं। जब इसकी जड़ें त्रिकोणाकार होती हैं तो इसे मोथा को सेज भी कहा जाता है। याद रखें मोथा का दूसरा नाम सेज भी है। दोस्तों पत्थर चटा आपका जो एक खरपतवार होता है, इसका प्रसारण पत्ती द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा खरपतवार पत्ती द्वारा ही दूसरा पौधा बनकर तैयार होता है, वो है आपका पत्थर चटा खरपतवार। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों नेक्स्ट खरपतवार शब्द का उपयोग
अमेरिका में जेंथ्रोटुल नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किया था? जी, खरपतवार जो नाम है वीड शब्द है, वीड शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेंथ्रोटुल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। और कहाँ पर किया था ये भी ध्यान रखें, अमेरिका में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया था। तो जैविक शाकनाशी आपके फफूंद, जीवाणु, आगे मैं भी कह सकता हूँ कीट, विषाणु, इन सब चीज़ों से तैयार किए जाते हैं। ध्यान रखें जैविक शाकनाशी जो भी होते हैं, क्योंकि फफूंद से तैयार करेंगे या जीवाणु से तैयार करते हैं और फिर इनका घोल आपका छिड़काव करते हैं जैसे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। तो फफूंद से आपको पता है विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जीवाणु से विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। तो ये फसल को नुकसान ना पहुँचा करे फफूंद और जीवाणु, खरपतवार विशेष, क्योंकि ये सिलेक्टिव होते हैं, खरपतवार विशेष को ही नुकसान पहुँचाते हैं और विभिन्न प्रकार के खरपतवारों में रोग लग जाते हैं और खरपतवार आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों कृषि में उपयोग पेस्टिसाइड का किस तरीके से, कीटनाशी जो है इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें विश्व की, तो दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शाकनाशी, फिर कीटनाशी, फिर फफूंदनाशी। और भारत में सबसे पहले कीटनाशी, फिर फफूंदनाशी और फिर शाकनाशी। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशियों का उपयोग होता है, फिर इसके बाद फफूंदनाशियों का उपयोग होता है और फिर आपका लास्ट में शाकनाशियों को। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खरपतवारनाशियों का उपयोग किया था, सेकंड पे कीटनाशी और थर्ड पे था आपका फफूंदनाशी। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ खरपतवारों के अन्य नाम जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों गाजर घास, गाजर घास को कांग्रेस घास के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस ग्रास भी इसको कहते हैं। दूसरा दोस्तों ओरोबैंकी, ओरोबैंकी को ब्रूम रैप के नाम से जाना जाता है। ओरोबैंकी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको ब्रूम रैप कहते हैं। तीसरा दोस्तों स्ट्राइगा, स्ट्राइगा खरपतवार को विचबीड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? विचबीड। दूब घास, दोस्तों दूब घास को बरमूडा घास भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बरमूडा ग्रास भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा है गेहूंसा, तो गेहूंसा को सब लोग जानते हैं, इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं और गुल्ली डंडा या नकलची खरपतवार भी इसे कहा जाता है। छठवा है दोस्तों जराइन, तो जराइन को लेंटाना या लेंटाना केमरा के नाम से इसको जराइन को जाना जाता है। सातवां है दोस्तों नागफनी, नागफनी को प्रिकली पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिकली पियर। और आठवां है दोस्तों सत्यानाशी, सत्यानाशी को मैक्सिकन पॉपी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिकन पॉपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बारे में एक बात और याद रखना, जो सत्यानाशी है दोस्तों, अगर इसके बीज आपके सरसों के बीजों के साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल सरसों के बीज जैसे होते हैं, तो आप इनको सरसों के बीज से अलग नहीं कर सकते।